चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, मजे का चैप्टर है, बहुत ही आसान है। लेट्स डू दिस जल्दी से। अच्छा, नाइट्रोजन सल्फर, पहली बात हमने क्या डिस्कस करनी है, नाइट्रोजन लैक ऑफ रिएक्टिविटी। कैन यू थिंक व्हाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट? क्यों चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन भरी जाती है? इसको व्हाई इट इज सो इनर्ट? इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड। N2 has a N triple bond which is very strong and hard to break, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टू ब्रेक। अच्छा, लेकिन कुछ केसेस में ये टूट जाता है। कैन यू टेल मी विच केसेस या व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस या व्हाट कंडीशंस कॉज द नाइट्रोजन टू रिएक्ट? कौन से ऐसे रिएक्शंस हमने देखे हैं कोर्स में, कोई आपको जनरल नॉलेज पता हो जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाता है? हेबर प्रोसेस, वेरी गुड। एक तो हमारे पास हेबर प्रोसेस आ जाती है। सो हेबर प्रोसेस, वेरी गुड। हेबर प्रोसेस में क्या फॉर्म होता है? हेबर प्रोसेस में NH3 फॉर्म होता है, यू गेट NH3। और क्या हो गया? लाइटनिंग हो गया, वेरी गुड, लाइटनिंग। सो लाइटनिंग होती है। और क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वेरी गुड। और हमारे पास जो है वो हम और क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट, क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था मेरा दिमाग, इंटरनल कंबशन इंजन, यस, इंटरनल कंबशन इंजन्स। और एक और रोवेफा ने भी बताया है। नहीं नहीं, टेल मी व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स, फर्टिलाइजर में तो होता है, लेकिन फर्टिलाइजर कहाँ से बनता है? फर्टिलाइजर अमोनिया से बनता है ना। सो वो तो वही बात हो गई ना। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है रोवेफा तुम्हारा वाला लिखने की, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ऑल्सो बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन टू NO2 एंड NO, ठीक है। अच्छा, लाइटनिंग और इंटरनल कंबशन इंजन्स में द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर NO एंड NO2। इनको बोला जाता है, इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको लिखा जाता है नॉक्स, ठीक है। नॉक्स का मतलब क्या है? NO और या तो X1 होगा या तो 2 होगा, यानी नॉक्स बोला जाता है, या इसको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। एंड दिस इज अमोनिया, आपका जाना पहचाना फ्रेंड अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया की बात करते हैं तो अभी अभी हमने अमोनिया को डिस्कस किया कि अमोनिया इज अ वीक बेस, इट कैन एक्सेप्ट एन H+। और H+ एक्सेप्ट करने के लिए कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है ये? व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग डज इट डू टू द H+? you've studied this in chemical bonding. Coordinate, it forms a dative or a coordinate bond to it, ठीक है। so it does dative bonding। ये बात याद रखना, कभी भी बेस अगर एक H+ को एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू डेटिव बॉन्डिंग एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नाउ जरा से रिवाइज कर लेते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर। क्या आपको अमोनिया के शेप का नाम याद है? हाउ, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया? बिकॉज रोवेफा NH4 पॉजिटिव बन गया ना, अब उसके पास एक H+ आ गया। अब वो H+ वो किसी को भी दे सकता है, समझ रहे हो इस बात को? इट कैन गिव दैट H+ टू एनी अदर स्पीशीज, लेकिन NH3 H+ एक्सेप्ट करता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज दिस। अगर याद हो, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 109.5 से मजीद 2.5 डिग्री कम होकर 107 डिग्री हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और अगर मैं अमोनियम आयन की बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट द अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन कैसे बनेगा? अमोनियम आयन, वेल इट इज डेटिवली बॉन्डिंग टू एन H। ये हो गया H, ये आपका जो है वो H यहाँ पे, और ये आ गया आपके पास H। इस पूरे पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहीड्रल। और बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा 109.5 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा, और कुछ तो डिस्कस करना है, वेट, सही है। अच्छा, अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिड्स टू प्रोड्यूस अमोनियम सॉल्ट्स। आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है रिएक्शन कि HCl व्हेन इट्स रिएक्टिंग फॉर एग्जांपल विद NH3, सो वी ऑल नो NH4Cl बन रहा है। दूसरी चीज क्या है इनके बारे में याद रखना, कि अगर आप एक अमोनियम सॉल्ट लेते हो और उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर देते हो, तो अमोनिया लिबरेट हो जाता है। यानी NH4Cl को अगर मैं लेके NaOH के साथ रिएक्ट कर दूं, तो द थिंग दैट विल फॉर्म इज आपके पास NaCl फॉर्म हो जाएगा।
आपके पास H2O फॉर्म हो जाएगा और आपकी NH3 ऐसी हवा में उड़ जाएगी। सो इफ यू वांट टू रिमूव NH3 फ्रॉम इट्स सॉल्ट, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर देते हो। कैन डू यू नो द टेस्टिंग फॉर अमोनिया? अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि अमोनिया गैस निकली है मेरे पास, सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर अमोनिया? लिटमस। और लिटमस कैसे? वेरी गुड। सो यूज डैम्प रेड लिटमस। क्या हो जाता है इसको? इट टर्न्स ब्लू। इट टर्न्स ब्लू, नॉट ब्लीचेस, ब्लीचेस नहीं होता, पर टर्न्स ब्लू। अच्छा, और हाँ वो Cl का होता है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है आपके पास? दूसरा एक और भी होता है, यू कैन ऑल्सो यूज ए रॉड डिप्ड इन HCl। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से रिएक्शन होता है, NH3 reacts with HCl and it forms once again NH4Cl। एंड इसके जो है आपके पास क्या नजर आता है? आपको आपको इसके स्टीमी फ्यूम्स नजर आते हैं। ठीक है, सो इसके दो टेस्ट है। एक तो ये है कि आप इसके सामने रेड लिटमस डैम्प करके रख दो। जब डैम्प करके रखोगे तो अमोनिया इसमें डिसॉल्व करेगा, अपनी बेस होता है वैसे ही अमोनिया, तो वो टर्न ब्लू कर देगा इसको। और अगर आप एक रॉड लेते हो और उसको HCl में डिप कर देते हो, सो इट विल प्रोड्यूस टीनी फ्यूम्स ऑफ NH4Cl। दीज बोथ आर टेस्ट्स फॉर अमोनिया। बहरहाल अमोनिया कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कोर्स में, सो द टेस्ट्स एंड दीज रिएक्शंस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पढ़ के चलाना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में नहीं आने वाला। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, देन वी गॉट यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया, व्हाट इज अमोनिया यूज्ड टू मेक? अभी हमें थोड़ी देर पहले जो है वो रोमैसे ने बताया, अमोनिया इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। और क्या होता है? अमोनिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेक नाइट्रिक एसिड, and nitric acid is used in a lot of places including TNT, including detergents, paints and dyes, and also nylon। नायलॉन कपड़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, धागों वगैरह में, ठीक है। और पैकेजिंग मटेरियल में हो गया, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, डाइज आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। और TNT क्या होता है? धमाका करने के लिए TNT इस्तेमाल होता है। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नाइट्रोजन। डू यू नो एनी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नाइट्रोजन? कोई इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता हो जो नाइट्रोजन की वजह से कॉज होते हैं? ठीक है, लेट्स स्टार्ट डिस्कस। सो द फर्स्ट environmental consequence is fertilizers contain nitrates which are soluble in water. They get washed to water bodies during rain. They promote the growth of algae. तो जब आपके नाइट्रेट्स जो है, जब आप अपने सॉइल को फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हो, उसमें नाइट्रेट्स डालते हो, प्रॉब्लम क्या होती है कि वो नाइट्रेट्स जो है वो ऑब्वियसली बारिश शारिश हुई, किसान ने पानी वानी डाला अपनी खेती को, तो वो पानी इवेंचुअली किसी ना किसी तरह इन सम वे शेप और फॉर्म, या तो वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा, या तो वो रिवर वाटर बन जाएगा, या तो पॉन्ड वाटर बन जाएगा। किसी ना किसी तरह वो किसी भी वाटर बॉडी में जाके मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जब वो मिलता है वाटर बॉडी में तो क्या होता है? क्योंकि नाइट्रेट्स हैं, दे प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गी आपको सबको पता है, हम सबको पता है काई होती है, ठीक है। सो एल्गी इज दैट ग्रीन, कह लो कि ग्रीन लीफी टाइप स्ट्रक्चर जो वाटर के सरफेस बनता है। और उस वो क्या करता है? इट ब्लॉक सनलाइट। जब वो सनलाइट ब्लॉक करता है तो अंडर वाटर के प्लांट्स बढ़ जाते हैं, उनको लाइट नहीं मिलती। जब वो मरते हैं तो बैक्टीरिया और पैदा होते हैं और प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं। जब वो डिकम्पोज करते हैं तो ऑलरेडी प्लांट्स मरे हुए थे, वैसे ही ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही थी, मजीद बैक्टीरिया अब और डिकम्पोज कर रहे हैं और रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सारी ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में इस्तेमाल हो जाती है। एज रिजल्ट क्या होता है? जो फिश वगैरह होती है जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही होती है पानी की, वो भी मर जाती हैं। जब वो मर जाती हैं तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रॉफिकेशन। तो दिस होल प्रोसेस, जब नाइट्रेट्स गए पानी में, एल्गी ग्रो हुए, एल्गी ग्रो होने से सनलाइट ब्लॉक हुई, प्लांट्स मरे, प्लांट्स के मरने से ऑक्सीजन की लेवल्स गिरी, बैक्टीरिया मजीद उन्हें डिकम्पोज किया, रिस्पायर किया, मजीद ऑक्सीजन गिरी, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा गिर गई तो फिश भी मरना शुरू हो गए। इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूट्रॉफिकेशन बोला जाता है। और इस चीज को, द ग्रोथ ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गल ब्लूम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। So this is eutrophication. अच्छा, और क्या मसले मसाइल हैं? Then the next मसले मसाइल come from NO and NO2। बड़े मसले मसाइल करने वाले ये दोनों कंपाउंड्स हैं, NO और NO2। अच्छा, मसले मसाइल क्यों कॉज करते हैं? सबसे पहले तो हम इनका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होता है। सो लेट्स ड्रॉ फॉर NO। सबसे पहले NO का अगर मैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाऊं तो NO का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इट्स समथिंग लाइक दिस, where oxygen and nitrogen are involved in a double bond। और नाइट्रोजन जो होता है, अब हमें पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। सो इसके यहाँ पे ये हो गया। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO।
you will see that this is saying that it is a free radical. इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पेयर्ड नहीं है, ना ही ये लोन पेयर है, ना ही ये बॉन्डिंग पेयर है, तो इसकी वजह से ये NO वाला कंपाउंड कैन एक्ट एज अ फ्री रेडिकल, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं. दिस NO कॉजेज अ प्रॉब्लम इन दिस केस. ठीक है, इसको मैंने फ्री रेडिकल कर दिया मार्क. इसको मेरे ख्याल से बोलना चाहिए था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेट्स से दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड इसकी वजह से ये क्या होता है, दिस इज अ फ्री रेडिकल. दैट्स व्हाई NO इज अ फ्री रेडिकल. सिमिलरली अगर मैं जो हूं वो NO2 का स्ट्रक्चर बनाने को दिखाऊं, उसके ऊपर शो नहीं होगा किसके ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन. नहीं, जब डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना तब नहीं. अगर तुम ऐसे लिख रहे हो रोमेसा NO, तो फिर दिखाओगे डेफिनेटली इफ यू राइटिंग इन दिस फॉर्म. अभी तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हम इसको दिखाएंगे, वो तो हमने दिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में. अच्छा, दूसरा वाला क्या है, आपके पास NO2 है. NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, NO2 का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी नाइट्रोजन हो गया बीच में, ऑक्सीजन आ गया इधर, इधर भी आ गया ऑक्सीजन. ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन, उधर भी ऑक्सीजन, दोनों जगहों पे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड किया हुआ होगा. अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 5 में से 4 बॉन्ड कर दिए इधर, उसके पास एक यहाँ पे बच गया. लेट्स ड्रॉ इट विद द क्रॉस. ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4. वंस अगेन व्हाट्स द प्रॉब्लम, दिस वन इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से NO2 भी क्या होता है, NO2 भी फ्री रेडिकल स्पीशी होती है. सो यू हैव NO2 विच इज ऑल्सो अ फ्री रेडिकल स्पीशी. ये भी हमारे पास फ्री रेडिकल जाता है. ठीक है, इन दोनों की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आपको आनी चाहिए हैं. इफ यू कैन नॉट ड्रॉ देम नेचुरली देन मेक श्योर यू मेमोराइज देम, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है. अब ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो इनका एक बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. ये NO और NO2 दे कैन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म PAN. PAN इज नोन एज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. आप ये पूरा नाम नहीं भी याद करो, आप PN याद कर लो बस, दैट इज गुड इनफ फॉर यू. ठीक है, एंड दिस कॉजेज फोटोकेमिकल स्मोक. ये कॉज करता है फोटोकेमिकल स्मोक, और फोटोकेमिकल स्मोक क्या करती है, इट कॉजेज, इट इरिटेट्स योर आईज, इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे मसले मसाइल ये कॉज करती है. ठीक है, सो photochemical smoke. The first thing that we discuss is eutrophication that is happening due to fertilizers. The second that we were discussing is NO and NO2, or N and NO2 are reacting with unburnt hydrocarbons to form peroxyacetyl nitrate, which is PAN, which is causing photochemical smoke. अच्छा, इसके अलावा NO और NO2 क्या प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, दे डिप्लीट द ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन लेयर को कैसे डिप्लीट करते हैं. अच्छा, अब नेचुरली ओजोन लेयर खुद डिप्लीट होती है. नेचुरली स्पीकिंग द ओजोन लेयर डिप्लीट्स इट्स ओन सेल्फ. कैसे, जब ओजोन लेयर पे यूवी लाइट आके लगती है तो ओजोन का मॉलिक्यूल टूटता है और ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल बनता है. दिस इज हाउ द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट यूवी लाइट. ठीक है, जब यूवी लाइट आती है एब्जॉर्ब करता है, टूट जाता है, फौरन से फ्री रेडिकल वापस से बॉन्ड करता है, वापस से O3 बन जाता है. राइट, सो दिस इज हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग यू. द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा NO या NO2 रिलीज कर दिए इनटू द एटमॉस्फेयर और वो आपकी ओजोन लेयर तक पहुंच गए, देन दे कैन कैटलाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन, और खुद ब खुद ओजोन टूटना शुरू हो जाएगी और एक चेन रिएक्शन बन जाता है. राइट, सो होता क्या है, होता ये है कि एन NO मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल व्हिच इज अ फ्री रेडिकल कैन रिएक्ट विद एन O3 मॉलिक्यूल, और बन क्या जाए, NO फ्री रेडिकल बन जाए. इट कन्वर्ट्स इनटू NO2 फ्री रेडिकल, और ये बन जाए ऑक्सीजन. सही है, और फिर क्या हो, फिर आपके, माय बैड, इट इज NO2 free radical reacts with an oxygen free radical. Okay. NO2 free radical reacts with an oxygen free radical, and फिर क्या होता है, आपके पास जो चीज फॉर्म होती है, आपके पास NO free radical फॉर्म हो जाता है वापस से, और आपके पास O2 गैस फॉर्म हो जाती है. राइट, यू फॉर्म एन O2 गैस. NO plus O3 becomes NO2, NO2, और ये NO2 plus O free radical, NO plus O2. ठीक है, दिस इज दी होल इक्वेशन. ये होती है दोनों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सो क्या होता है, NO का फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद ओजोन एंड इट फॉर्म्स NO2 का फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन गैस. NO2 का फ्री रेडिकल कंबाइंस विद ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल. वो कहां से आ रहा है, ऑब्वियसली ये स्पॉन्टेनियसली हर वक्त डिसोसिएट कर जा रहा है. So NO2 का free radical is combining with oxygen का free radical and is forming NO का free radical and O2 का free O2 compound.
ठीक है। अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन लिखना चाहूं तो नेट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, ये और ये कैंसिल, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट कैंसिल, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट कैंसिल, और इसकी नेट इक्वेशन बन जाती है O3 प्लस ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल विल बिकम ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 2O2 गैस। सो दिस इज द नेट रिएक्शन फॉर दिस, मतलब स्पॉन्टेनियसली ओजोन खुद ही डिप्लीट हो जाता है, खुद ही ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो रहा है, इट इज नाउ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग एज O3। दूसरी बड़ी एक प्रॉब्लम की बात क्या है, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इज के NO फ्री रेडिकल यहाँ पे यूज हुआ पाया, लेकिन यहाँ से यहाँ पे जनरेट हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट, एंड दिस कैटलिस्ट गॉट रीजेनरेटेड। देख रहे हो, यहाँ पे यूज हुआ, यहाँ पे रीजेनरेट हो गया, ये चीज यहाँ पे यूज हुई, यहाँ पे रीजेनरेट हो गई, राइट। सो बोथ NO and NO2 are acting as catalysts and they are getting regenerated। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी उलट पुलट कर सकते हो, यू कैन राइट दिस वन अबव एंड दैट वन बिलो। ये रिएक्शन एक दफा हो जाए फिर ये करता रहता है, करता रहता है, होता रहता है टू ऑल द वे टू इंफिनिटी। So releasing only a small amount of NO2 or NO can also be disastrous in the ozone layer, because NO जब इसने O3 से टक्कर लिया तो ये बन जाएगा, ये फिर ये वापस रिजेनरेट हो जाएगा, कैटलिस्ट कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये जितने मर्जी ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दीस थिंग्स। ये रुकता नहीं है, ये बहुत बड़ा चेन रिएक्शन होता है और आपकी ओजोन लेयर काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो वी हैव टू बी मेकिंग श्योर कि हम NO या NO2 के ऑक्साइड्स जो हैं, ये जो है इनका खास ख्याल रखें, हम फालतू में डिस्पोज ऑफ ना करें, दे शुड नॉट बी रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ऐसी, इनको हमें क्योर करके फिर निकालना होगा। अच्छा, एज फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, आपको ये क्वेश्चन याद रखनी पड़ेगी, बोथ 1 and 2, एंड कैसे कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। One more thing, I taught you something about homogeneous catalysts and heterogeneous catalysts. I hope that you can see that the NO and the NO2 are acting as homogeneous catalysts, because जो reactants हैं और जो आपका catalyst है वो एक ही फेज में है। और मैंने आपको मजीद भी बताया था homogeneous को याद रखने का तरीका क्या है, होमोजेनियस बाकायदा रिएक्शन में टेक पार्ट करता है फिर बाद में रीजनरेट होता है, तो दिस बाकायदा टुक पार्ट इन द रिएक्शन एंड गॉट रीजनरेटेड। दिस इज बीइंग कॉल्ड एज अ होमोजेनियस कैटलिस्ट बिकॉज़ इट्स इन गैसियस स्टेट एज विद द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, यू विल हैव टू मेमोराइज दीस इक्वेशंस। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को क्योर कैसे करें भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है, अगर हल्की सी भी NO या NO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई सो इट वुड बी अ बिग 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 प्रॉब्लम फॉर अस एंड वी डोंट वांट दैट, हमें ये नहीं चाहिए। सो व्हाट विल डू, हमारी सबसे बड़ी जो सोर्स है NO और NO2 फ्री रेडिकल्स की, इट इज ड्यू टू कार के इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो उसके अंदर से हमने लाजिमन ये मेक श्योर करना है कि भाई हम ये NO और NO2 अपने कार के एग्जॉस्ट में से निकाल दें। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर की आपको एक इक्वेशन याद करनी है, you want to be memorizing the equation for a catalytic converter, that is CO plus NO equals to CO2 plus N2। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन फॉर अ कैटालिटिक कन्वर्टर, जो आपके लेवल पे आपको बस ये वाली इक्वेशन याद रख लो, दिस इज मोर देन दैट। सो यू आर शोइंग हाउ अ कैटालिटिक कन्वर्टर कैन गेट रिड ऑफ the NO free radical। ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिजल्ट है ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर्स इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, दिस बोथ कैन रिएक्ट और CO2 फॉर्म हो जाएगा। प्रॉब्लम है फिर भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों से कम प्रॉब्लम है। और N2 ये तो इनर्ट होता है, इसका कोई मसला नहीं है, वापस से हमने बिल्कुल सही कर दी चीज। ठीक है, व्हाट आर कैटालिटिक कन्वर्टर्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में मेटल्स होते हैं एज रोडियम, पैलेडियम और प्लैटिनम, ऐसे मेटल्स होते हैं इसमें जो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, राइट। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन सेल्फ भी, लेकिन इट टेक्स प्लेस एट अ वेरी वेरी स्लो पेस। सो व्हाट वी डू इज वी स्पीड अप दिस रिएक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ प्लैटिनम, रोडियम और पैलेडियम, और इसको हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में रखते हैं व्हिच इंक्रीजेस सरफेस एरिया एंड मेक श्योर दैट दिस रिएक्शन हैपेंस एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं बिकॉज़ आई वांट टू कंप्लीट दिस चैप्टर आज की तारीख में। अच्छा, then NO and NO2 can also catalyze the formation of SO3 from SO2। एक सेकेंड, ये आखिरी का कर लो। NO और NO2 can also catalyze the formation of SO3 from SO2। ये कैसे करते हैं? वेल, ये ऐसे होता है कि once again what can happen is NO2 free radical can react with an SO2 and it can convert it into an SO3 and खुद NO free radical में बन जाए। ठीक है,
और जो आपका NO का फ्री रेडिकल है, ठीक है, दैट कैन रिएक्ट विद सराउंडिंग ऑक्सीजन एंड इट कैन वंस अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू एन NO2 फ्री रेडिकल। वंस अगेन वही चीज हुई आपके पास, यस यस इट्स नेसेसरी टू शो द फ्री रेडिकल। वंस अगेन आपके पास यही चीज हुई, यहां पे ये चीज यूज अप हो रही है, यहां पे रीजेनरेट हो गई, सो दिस गॉट रीजेनरेटेड, और यहां पे ये चीज यूज अप हो रही है, यहां पे ये चीज रीजेनरेट हो गई। वंस अगेन दे आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट्स, और कैसे कैटलिस्ट्स? होमोजेनस कैटलिस्ट्स, because they are taking part in the reaction and they are in the same phase as the reactants, so they take part and they get regenerated। ठीक है, अच्छा और क्या था? यस, और दूसरी बात, अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन लिखना चाहूँ, वंस अगेन if I try to write the net equation, it can be written as NO2, NO2 यहाँ कैंसिल, NO और NO यहाँ पे कैंसिल, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SO2 plus half O2 becomes SO3 and it was catalyzed by the NO and the NO free radical and the NO2 free radical. It was catalyzed by this। ठीक है, once again homogeneous है ये catalyst। और दूसरी बात क्या है इधर इंपॉर्टेंट, ये कि आप इन दोनों स्टेप्स को इंटरचेंज कर सकते हो। आप 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 लिख सकते हो। सिमिलरली ओवर हियर 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर और क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों ने डिस्कस किया था, मुझसे बताया था मुझे कि SO3 और NO2 दोनों के दोनों एसिड रेन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो SO3 कैन डिसॉल्व इन वाटर एंड इट कैन फॉर्म एसिड रेन। तो NO2 और NO के फ्री रेडिकल आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड देन ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्वियसली एसिड रेन। जब SO3 फॉर्म होगा एसिड रेन ही बन जाएगा, आपकी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है। बाकी NO2 खुद भी बड़ा ही जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, वो खुद भी पानी के साथ रिएक्ट करके इट कैन फॉर्म HNO3, तो ये भी आपके पास एसिड रेन बन जाती है। और एसिड रेन की हमें जो है वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पता है कि एसिड रेन वॉशेस आउट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल प्रिवेंटिंग प्लांट ग्रोथ, एसिड रेन डिस्ट्रॉयज द वैक्सी लेयर ऑन प्लांट्स लीव्स मेकिंग देम लेस रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स एंड डिसीजेस। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है वो वैक्सी क्यूटिकल कहलाता है। देन इंक्रीजेस पीएच ऑफ वाटर बॉडीज एंड सॉइल व्हिच की किल्स लाइफ। पीएच बढ़ाता है फालतू की, सॉइल की पीएच बढ़ा देगा, वाटर बॉडीज की पीएच बढ़ा देगा, जो मार सकती है चीजों को। डिस्ट्रॉयज मार्बल स्ट्रक्चर्स, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो कार्बोनेट वाला रिएक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट बन जाता है। एंड देन इट आल्सो डिस्ट्रॉयज मेटल, डिक्रीज नहीं है, अच्छा डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज। एंड इट आल्सो करोड्स मेटल। वी ऑल नो जब एसिड पड़ता है ऑन जो है वो योर मेटल, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और अपनी एक सॉल्ट बना लेता है। सो वी ऑल नो दैट, तो एसिड रेन कॉजेज ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एज वेल। फाइनल थिंग इज, हम सल्फर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ओवर देयर, जब हमारा जितना हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन हम वहीं पे डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर इसके अलावा आपको और कोई चीज पता होने की जरूरत नहीं है विद रिगार्ड्स टू सल्फर, एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फर, कि सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इफ यू रिमेंबर, सल्फर के पास क्या होता है, सल्फर इज इन ग्रुप 16 जस्ट लाइक ऑक्सीजन, राइट। तो अगर मैं SO2 बोल रहा हूं, तो जैसे पानी जो है वो H2O फॉर्म करता है बेंड स्ट्रक्चर में, तो SO2 इज ऑल्सो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू H2O, पानी के ही मुतबादिल है ऑक्सीजन, मतलब SO2। अब सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के बॉन्ड कर रहा है, सो इट विल बी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसके ऊपर इसका लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये बन जाएगा V शेप्ड, या फिर इसको आप बोलोगे बेंट। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? व्हाट्स द बॉन्ड एंगल? द बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्रीज, या 104 भी सही है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। और SO3 क्या होगा? वेल SO3 इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन अ ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। आपका नाइट्रोजन एंड सल्फर वाला चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नथिंग मोर एल्स टू डिस्कस। मेक श्योर ये PDF गो ओवर कर लेना, इसके बहुत ज्यादा कोई सवाल नहीं आते, P1 में इक्का दुक्का सवाल ही आएंगे। अगर आएंगे तो गो ओवर कर लीजिएगा, इस बात को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड होगा ना, एक सेकेंड, डबल बॉन्ड होते हैं, हाँ सॉरी माय बैड, मैंने हर जगह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। सो डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सही है। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास SO2 एंड SO3। पढ़ लेना ये सब कुछ, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जस्ट हैव अ लुक एट इट, इसको पढ़ लेना। और बाकी MCQs वगैरह भी
कुछ है इसमें, मैं आप वो जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तो यू कैन हैव अ लुक एट दोस एमसीक्यूज एज वेल। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े आसान इसके एमसीक्यूज होते हैं, कुछ खासा इसमें मुश्किल नहीं होता है। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है, इफ यू हैविंग एनी कंफ्यूजन, तो लेट मी नो।